ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ओके, सो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, बेसिकली हम जो इसमें चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, then the energy flow, then the food chain, pyramid and major ecosystems. Okay, you will have some important questions for this, like explain the food chain or food web. आप लोगों ने ये साइंस में पहले किया भी हुआ है, ठीक है। then describe the ecological pyramids या structure and functions of ecosystem. okay, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। सो इस तरीके से बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, ठीक है। मगर हम उस पर बाद में आएंगे, पहले हम ये पता करें कि एक्चुअल में इकोलॉजी होती क्या है। ओके, सो व्हेन वी गो फॉर द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, ओके, सो द इकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इकोस का और लोगोस का। मतलब है इकोस मीन हाउस, एक प्लेस जहाँ पे लोग रह रहे हैं, एंड लोगोस का मतलब है उसकी स्टडी। सो अगर हम इसको इलैबोरेट करें तो इसका मतलब क्या बना, उन ऑर्गेनिज्म की स्टडीज, ठीक है, जो किसी एक जगह पे जो उनका घर है वहाँ पे रह रहे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ओके, समझ आई ये चीज, डेफिनेशन समझ आ गई? यस सर। ओके, सिंपल सी चीज है कि अगर मैं बात करूं आप में से, ठीक है, जैसे आपके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ओके, और मुझे स्टडी करनी है सिविल डिपार्टमेंट के हाउस। ओके, तो जिस तरीके की प्लेस में वो काम करते हैं, जिस तरीके की मशीनरी के साथ वो काम करते हैं, जैसा उनका उसके साथ रहना सहना है, दैट इज देयर इकोलॉजी। द सेम थिंग इज विद द सीएससी। ओके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में वो कैसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का जो भी काम करते हैं, कंप्यूटर्स के साथ उनका है, लैब्स के अंदर आना जाना उनका है, the thing they are doing while going and coming out or working with those things is their ecology when we study about them. Okay everyone? यस सर। Okay, now there are some basic terminologies which you people should know when you start learning the ecology. Okay, the first term is species. Okay, स्पीशीज का मतलब होता है एक जैसी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो टाइम और स्पेस के साथ हमें पता होती है, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स, तो ये कहाँ से चलते आ रहे हैं, हमारी होमोज जो हैं जीन्स हैं, और जबकि हम सैपियंस जो हैं उनकी स्पीशीज है। ओके, इसी तरह से बर्ड्स की बहुत सी स्पीशीज होती हैं, इंसेक्ट्स की बहुत सी स्पीशीज होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत सी स्पीशीज होती हैं, मगर उनका मतलब है आप जो एक जैसी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस बनती हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पीशीज। देन कम द कम्युनिटी। ओके, कम्युनिटी का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, जिसमें एक जैसी भी और एक जैसी ना होके भी स्पीशीज इकट्ठे जी रही हैं, ठीक है, काम कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी।
जैसे कि हम सब लोग हुए। अर्थ के अंदर या अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ सिमिलर हैं, कुछ डिसिमिलर स्पीशीज हैं, मगर ये सब आपस में मिलके रह रहे हैं और एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दे आर कॉल्ड कम्युनिटी। ओके, कोई एग्जांपल दे सकते हो आप अपनी तरफ से इसकी? एक एग्जांपल तो मैंने दे दी। Is there any example from your side? नो एग्जांपल। चलो मैं ही क्लियर कर देता हूँ एग्जांपल। जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिप्लोमा एक कम्युनिटी हो गई आपकी, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है कि सब डिप्लोमा कर रहे हैं। डिसिमिलैरिटी क्या है कि आपकी स्पीशीज, मतलब एक की सीए, एक की सीएससी है और एक की मैकेनिकल है, मगर सब मिलके क्या कर रहे हैं, एक जैसी कंडीशंस में चल रहे हैं। तो इसको आप क्या कहते हो? कम्युनिटी। अब चीज समझ आ गई? Yes. ओके, नेक्स्ट इज पॉपुलेशन। ना, पॉपुलेशन को जब भी हम काउंट करते हैं तो उसमें हम सिमिलर कम्युनिटी को ही काउंट करते हैं। मतलब एक जैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक जैसी कम्युनिटी की कितने लोग प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। जैसे हम जब ह्यूमन बींग्स की काउंट करते हैं तो वो अलग से करेंगे, ठीक है। तो एनिमल्स की जब हम काउंट करते हैं तो दो तरीके से काउंट करते हैं। एक फॉरेस्ट के अंदर कितने हैं और एक अर्बन एरियाज के अंदर कितने हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। देन कम्स बायोम। ओके, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरह की कम्युनिटीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, ठीक है, जो इकट्ठी होती हैं ताकि एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव किया जा सके, दैट इज कॉल्ड बायोम। ओके, सिंपल वे से अगर समझाऊं तो वो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसकी कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस में सक्सेसफुली अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड बायोम। ओके, देन कम्स द वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब है कि जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ की जाती है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेशन। ओके, एंड हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, सॉरी, ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। ओके, जहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को ही फाइंड आउट कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म। ओके, अगर इसकी एग्जांपल दूं मैं आपको, तो लाइक कैंगरूज। कैंगरूज हमें कहाँ पे मिलते हैं? Australia. यस, तो कैंगरूज सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म मीन्स कैंगरू के लिए उसका हैबिटेट है। ओके, इन द सेम वे, ठीक है, कई अलग अलग ऐसे और ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक जैसी ही जगह पे सरवाइव करते हैं, ठीक है, लाइक
फिशेस ज्यादातर कहाँ पे सरवाइव करती हैं? पानी के अंदर। सो पानी उनका क्या हो गया? हैबिटेट। ओके, ये चीज क्लियर हो गई? ये सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई इस पेज की? Okay, now the other terminologies are, number one is factor. Okay, अगर किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशन में कोई भी चेंज आता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उस चेंज को या उस चेंज को लाने वाले कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, ये किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है, कोई सब्सटेंस हो सकती है। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कल रात से काफी ज्यादा जो है हवा चल रही है, तेज अंधेरी आ रही है, राइट, बारिश हो रही है। तो अगर आप सुबह से अगर कोई बाहर निकल के किसी ने देखा होगा तो कई जगह पे पेड़ गिरे हुए हैं, ठीक है। तो उस पेड़ को गिराने में किसने काम किया? एक्सटर्नल फोर्स ने। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या थी? हाई स्पीड ऑफ एयर। तो हम उस हाई स्पीड ऑफ एयर को क्या मानेंगे? एक फैक्टर, ठीक है, जिसने क्या किया? एक पेड़ को गिराने में काम किया। ओके, नेक्स्ट इज Yes, sir. स्टैंडिंग स्टेट। ओके, स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है, ठीक है, एक ऐसी चीज, ऐसा पॉइंट जहां हम, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो हमारे अर्थ में नेचुरल जो हमें मिलने वाले मिनरल्स हैं, जहाँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, वो कितना प्रेजेंट है, उनकी क्या वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। ओके, जो कि टाइम टू टाइम अब कम होते जा रही है, क्योंकि हम डे बाय डे उनको निकाले जा रहे हैं अपने यूज के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कॉल्ड बायोमास। ओके, बायोमास का मतलब है कि कितना लिविंग मटेरियल जो है प्रेजेंट है, ठीक है, वेट पर यूनिट एरिया के हिसाब से। इसमें सब चीजें आ जाएंगी, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, चाहे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी चीज जो जीवित है, ठीक है। जब हम बायोमास को काउंट करते हैं तो उसको हम कैसे काउंट करते हैं? उनका वेट पर यूनिट ऑफ एरिया। ओके, नाउ कम द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। ओके, पहले मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ आ गई? सब लोगों को यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ द Yes. क्लासिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी। ओके, इकोलॉजी को जब हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, Yes. तो उसकी जो सब डिविजन्स निकल के आती हैं वो कैसे निकल के आती हैं? नंबर वन इज टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज। ओके, दो टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज पे आती है, वन इज प्लांट इकोलॉजी एंड अदर इज एनिमल इकोलॉजी। एक प्लांट्स के हिसाब से और एक एनिमल्स के हिसाब से। ओके, बॉटनिस्ट्स और जूलॉजिस्ट्स,
ये दोनों मिलके अर्ली स्टेजेस में स्टडी कर रहे थे जिनकी प्लांट्स की भी और एनिमल्स की अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन की एरिया, जिन्होंने क्या क्रिएट कर दिया, दो सब डिविजन्स इकोलॉजी की। वन इज द प्लांट, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या कंडीशंस चाहिए उनको ग्रो करने की, क्या फैक्टर्स है जो इनको इफेक्ट करते हैं। एंड द सेम थिंग इज गोज फॉर एनिमल इकोलॉजी। ओके, प्लांट्स इकोलॉजी को कौन स्टडी करता है, बॉटनिस्ट्स, जबकि एनिमल इकोलॉजी को कौन स्टडी करता है, जूलॉजिस्ट्स। ओके, देन कम्स हैबिटेट इकोलॉजी। ओके, कुछ जो है उन्होंने क्या किया, जो हमारे क्या कह सकते हो आप, साइंटिस्ट है, ठीक है, उन्होंने हैबिटेट्स के हिसाब से, ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स के हिसाब से स्टडी करनी स्टार्ट की। ठीक है, उन्होंने कई तरह के हैबिटेट्स को सिलेक्ट किया। सॉरी बेटा, बीच में हो गई थी बंद ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, सो जैसे हम लोग हैबिटेट की बात कर रहे थे कैंगरूज के बारे में, क्या कैंगरूज हमें सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि उनको उनका हैबिटेट क्या है जीने रहने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो इसी तरह से साइंटिस्ट्स ने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक हैबिटेट्स चूज किए, जैसे कि फ्रेश वाटर, ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, देन उन्होंने क्या किया, इन तीनों को अलग अलग लेवल्स पे स्टडी किया। ठीक है, और फिर उन्होंने फाइंड आउट किया कि इन तीनों जगह पे मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंट क्या क्या है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ओके, जिससे क्या पता चला हमें, अलग अलग अप्रोचेस के बारे में पता चला उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज के बारे में। सो दिस इज डेवलप्ड द हैबिटेट इकोलॉजी। ओके, then is level of organization. ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है कि आपका जो है ऑर्गेनिजम्स की स्टडी का जो अप्रोच है इकोलॉजी में, ठीक है, वो आप इंडिविजुअली कर रहे हो जब ग्रुप में कर रहे हो। ओके, एंड उसी के हिसाब से उनको क्लासिफाई किया जाता है। एंड द लास्ट इज हॉर्टिकोलॉजी एंड साइनोलॉजी। हॉर्टिकोलॉजी का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजी को समझना, जबकि साइनोलॉजी का मतलब है किसी ग्रुप की इकोलॉजी को समझना। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यहाँ तक समझ आ गया बेटा? Okay, now next is the structure of ecosystem. Okay, जो इकोसिस्टम है हमारा, ठीक है, अगर हम उसके
ओके, जब हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को समझना ओके, तो हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन किस बेसिस पे बनी हुई है। ठीक है, कम्युनिटी के बेसिस पे, जैसे कि कौन सी स्पीशीज हैं, उनका क्या नंबर है, उनका बायोमास क्या है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेट की ड्यू टू वेदर। ओके, क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल। ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या आता है कि एक मिनट सर, मैम प्लीज लेक्चर। क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है नॉन लिविंग मटेरियल की, जैसे कि पानी कितना अवेलेबल है, क्योंकि पानी के बिना लाइफ हम सोच नहीं सकते। ओके, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो एग्जिस्टेंस में आपको हेल्प करती हैं, जैसे कि कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी लाइट चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं किसके अंदर, किसी भी इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की स्टडीज के अंदर। देन कम्स दी फंक्शंस। तो जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के मेन फंक्शंस जो आते हैं वो आते हैं एनर्जी फ्लो, कितनी प्रोडक्शन हो रही है या कितनी रेस्पिरेशन की रेट्स हैं कम्युनिटी की। कोई भी बायोलॉजिकल एनर्जी, सपोज करो हम अगर ऑक्सीजन की बात करें, कितनी प्रोड्यूस हो रही है और कितनी यूज हो रही है। ओके, या फिर कोई भी मटेरियल या न्यूट्रिएंट साइकिल्स की रेट के बारे में। ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल या इकोलॉजिकल रेगुलेशंस। ओके, जैसे कि एनवायरनमेंट के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट्स, जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की तो दो तरह के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम के, पहला एबायोटिक एंड दूसरा बायोटिक। ओके, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स। वो सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स, मतलब वो चीज़ें जो जिंदा नहीं है। ओके, सो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी दो मेन टाइप्स होती हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड एडेफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक में आ जाता है रेन, टेम्परेचर, लाइट, विंड एंड ह्यूमिडिटी। जबकि एडेफिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, वो फैक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या क्या आ जाती है, खुद मिट्टी, पीएच, ठीक है, टोपोग्राफी और कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर। ओके, उसके बाद आता है बायोटिक कंपोनेंट्स। सो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब मिलके बनाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। आगे ये तीन ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ओके, प्रोड्यूसर्स का मतलब है वो जो किसी भी तरह की चीज को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सन से क्लोरोफिल को लेके, ठीक है, यानी कि सोलर एनर्जी को लेके इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, फिर
किस में कन्वर्ट होते हैं ये? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रोथ तो की ही की, मगर साथ में कई प्रोडक्ट्स की भी जो है ग्रोथ की। सो दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट विल बी यूज्ड इन फ्यूचर आल्सो। कंज्यूमर्स इसमें आ जाते हैं एनिमल्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल का फंडा यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो वो अपने फूड को लेने के लिए क्या यूज करते हैं, जो प्रोड्यूसर की तरफ से बनाया गया फूड है उसको यूज करते हैं। ओके, इनको क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रोफ्स, मतलब दूसरों के ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये 4 तरीके के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टैरिशरी कंज्यूमर्स एंड क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स। ओके, प्राइमरी कंज्यूमर्स का मतलब है हर्बीवोर्स। ओके, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि रैबिट्स, डियर्स, गोट्स। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो वाले एनिमल्स, ठीक है, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जहाँ इनको कर्निवोरस भी कहा जाता है, जैसे कि कैट्स, फॉक्स, स्नेक्स। टेरिशरी कंज्यूमर होते हैं जो, उनको कहा जाता है लार्ज कर्निवोरस, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? मीट। ठीक है, दे कैन फीड ऑन ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर्स। लास्ट इज क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स, दे आर ओमनिवोरस। ठीक है, ये क्या हो सकते हैं कि ये वो है जो दूसरों को खा सकते हैं मगर इनको कोई नहीं खा सकता, जैसे कि लायन एंड टाइगर। यहाँ तक सबको समझ आ गया? Yes, sir. ओके, एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? No, sir. ओके, No, sir. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट इज डिकम्पोजर्स। ओके, सो डिकम्पोजर्स में कौन आते हैं? बैक्टीरियाज एंड फंगस। ओके, इनका मेन मोटिव क्या होता है कि जब प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, उनकी रूट्स डेड हो जाती हैं या ट्रीज डेड हो जाते हैं, या फिर एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडीज अगर ऐसे ही पड़ी रहे एनवायरनमेंट में तो वो क्या करेंगी? एनवायरनमेंट को खराब करेंगी। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? इन बॉडीज को डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो एक सिंपल वे में आप कह सकते हो कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स के फूड में से बनता है, ठीक है, उनको डिकम्पोज कर देते हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, ये एक साइक्लिक एक्सचेंज होता है मटेरियल्स के बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट में। अगर इसको इजीली समझना है तो जैसे जो पुराने जानवर हैं उनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं अब। ठीक है, मगर कभी आपने सोचा है पेट्रोल क्यों बन रहा है, जहाँ हमें इतने मिनरल्स क्यों मिल रहे हैं? वो इसलिए मिल रहे हैं कि डिकम्पोजर्स ने तब के खत्म हुए एनिमल्स को डिकम्पोज जब किया तो वो वहीं पे सेव होते रहे अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जो कि अब हमें मिल रहे हैं हमारे लिए यूजेज के। ओके, तो ये फायदा है डिकम्पोजर्स का।
Okay, now when we come to the components, so this is the chart to understand the components of ecosystem. Abiotic and biotic factors. Okay, abiotics में आते हैं climatic and edaphic factors. Climatics में rain, temperature, wind. Edaphic में soil, pH, minerals and topography. जबकि बायोटिक जिसके पता चल जाता है लिविंग, ठीक है, तो उसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो इसमें आ गए ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर्स में. कंज्यूमर्स जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी एंड क्वाटरनरी. ठीक है, जबकि डिकम्पोजर्स में एग्जांपल्स क्या है, बैक्टीरियाज एंड फंगस. ओके, if you people are having any question please ask. इससे पहले कि हम आगे मूव करें. No questions? Okay, so the next is bio geochemical cycles. इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स जो कि एनर्जी का एक सोर्स होते हैं, ठीक है, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर. ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम के, ठीक है, वो कई न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, ठीक है, किनसे, नॉन लिविंग इकोसिस्टम से. ठीक है, मगर ये चीज याद रखने वाली होती है कि कोई भी मटेरियल जो यूज किया जा रहा है अर्थ में, वो सब एक लिमिटेड क्वांटिटी में. सो हर एक चीज अवेलेबल रहे हर टाइम, वो हमारी जिम्मेवारी है. ठीक है, सो इनको हमें किस में ट्रांसफॉर्म करना होता है, बायोमास में, ताकि तीनों लेवल्स पे प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, इनको अपना हिसाब मिलता रहे. ठीक है, सो जब प्रोड्यूसर्स ने बायोमास को ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है, देन कंज्यूमर्स अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से इसको यूज करते हैं, मगर साथ ही साथ एनवायरनमेंट को रिटर्न भी करते हैं, अगेन किसकी हेल्प के साथ, डिकम्पोजर्स की हेल्प के साथ. तो ये पूरे का पूरा जो मेथड है नेचर में रिसाइकलिंग प्रोसेस का, दिस इज कॉल्ड केमिकल साइक्लिंग. ओके, इस साइक्लिक एक्सचेंज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज बायो जियोकेमिकल साइकिल. सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं लाइफ में आते, दोज आर बायो. ठीक है, अर्थ के थ्रू मिलते हैं इज जियो, और रिपीटेडली मिलते हैं इज साइकिल. सो बायो जियोकेमिकल साइकिल. ओके, समझ आ गया ये चीज? Ye- यस आकाश, सबको समझ आ गई ये चीज? yes sir. ओके, the first cycle of these is the hydrological cycle. Okay, hydro means water. ओके, सो अर्थ के ऊपर लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, पानी. तो पानी का जो साइकिल है, ठीक है, उसको अगर समझना है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशंस, रन ऑफ
percolations, infiltration, transpiration, completion of cycle. ओके, हम ये सब चीजें करेंगे मगर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके.